हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्स एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे जो यूनिट है सेल कोशिका, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रीट आपके एनटीपीसी डी ग्रुप सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आपको पीवाईक्यू के साथ थोड़ी पढ़ाने वाला हूँ। और सारे क्वेश्चन पहले आप देखो कि मृत कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका की आत्मथैली किसे कहते हैं, आत्मघाती थैली, कोशिकाएं जिनमें स्वयं का डीएनए व आरएनए होता है, खुद को एनालिसिस करना कि हमें ये आ रहे हैं क्या क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव इसमें वो नहीं है कि आपको दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी, आपको दिमाग में रखने की कौन से क्वेश्चन क्या है। मैं सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, आप फिर बताना क्लास कैसी लगी। अल्पराश्री अवस्था में कोशिका में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो परासरण की कंडीशन होती है तीन, अल्पराश्री, अतिपराश्री और समपराश्री, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इस क्वेश्चन में मैं सारी चीजें बताऊंगा कि किसने किस चीज की खोज की थी। ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या संचित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर भी मैं बताने वाला हूँ। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका में विभाजन किस प्रकार से होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मृत कोशिका की खोज कब हुई। तो मन में आपको भी आंसर करना है कि मृत कोशिका की खोज किसने की। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर पढ़ते हैं। तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब की थी, 1665 ईस्वी के अंदर, सन 1665। फिर रॉबर्ट हुक ने क्या क्या चीजें की थी, इसने एक कॉर्क का टुकड़ा लिया था। इन्होंने क्या लिया था, कॉर्क का टुकड़ा लिया था और उसमें इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था और उन्होंने उस छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा, कोशिका कहा। फिर उन्होंने उसकी संरचना किसके आकार की बताई, उन्होंने इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बताई। मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने कोशिका की संरचना बताई। फिर इनके बाद में आते हैं एंटोनी ल्यूवेनहोक। उन्होंने जीवित यानी जीवाणु कोशिका पर उन्होंने अध्ययन किया था। यानी जीवाणु कोशिका, आपको पूछ ले कि जीवाणु कोशिका की खोज किसने की या जीवित, देखो जीवित कोशिका, देखो जी से जीवाणु, जी से जीवित, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी ल्यूवेनहोक ने की थी। कब की थी, 1674 के अंदर की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आपको ऐसे पूछ ले कि सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वो भी कोशिका को कहा जाता है। और कोशिका की तुलना हम ऐसे कर सकते हैं कि कोशिका छोटे से छोटा कण होता है, जैसे परमाणु छोटे से छोटा कण होता है, उसी प्रकार कोशिका भी एक छोटे से छोटा कण होता है। जैसे जिस प्रकार से कोई कमरा बनाया जाता है तो उसमें एक ईंट छोटा कण है, उसी प्रकार कोशिका भी हमारे शरीर का एक छोटा कण होता है। फिर उन्होंने कोर्क नामक टुकड़े पे संरचना की थी या उसकी तरह उन्होंने बताया कि इसके अंदर कोशिकाएं होती है या। फिर हम बात करते हैं प्याज की झिल्ली। प्याज के झिल्ली के समान भी उन्होंने कोशिका को बताया था। फिर हम आगे बात करेंगे कि कोशिका में आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लेकिन ये पता नहीं होगा कि आत्मघाती थैली का निर्माण कहाँ होता है। तो आत्मघाती थैली सेकंड नंबर लाइसोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम, आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। लेकिन इसका निर्माण कौन करता है, तो हम बात करते हैं निर्माण की, तो इसका निर्माण होता है गोल्जी काय में। गोल्जी काय के अंदर इसका निर्माण होता है। तो आप बताओगे कि सर गोल्जी काय की संरचना कैसी होती है, इसकी खोज किसने की थी। तो गाल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने। कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी या इसके बारे में रिसर्च की थी। कैमिलो गाल्जी ने बताया कि जो गोल्जी काय होते हैं वो पुट्टिकाओं के रूप में होते हैं। इसकी संरचना की बात करते हैं हम, संरचना की बात करते हैं तो ये क्या होती है, पुट्टिकाएं होती है।
सॉरी पुट्टिकाएं होती है कैसी, चपटी। क्या होती है, चपटी पुट्टिकाएं होती है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होती है। और ये क्या होती है, समानांतर होती है, समानांतर होती है। अब आप कहोगे सर इसका काम क्या होता है, तो गाल्जी काय का कार्य होता है कि भोजन को पैकेट के रूप में संचित करना या पैकेजिंग का कार्य होता है गेल्जी काय का। ठीक है, तो गोल्जी काय क्या करता है, ये समांतर संरचनाएं होती है इसकी। ये क्लास उसके लिए है जो कोशिका के चैप्टर को पहले पढ़ चुका है, लेकिन कोई कहते हैं कि हमारे कुछ कंफ्यूजन है, तो इससे इस क्लास से 100% आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो गाल्जी काय की संरचना कैसी होती है, चपटी पुटिकाएं के रूप में होती है और ये एक दूसरे के समांतर ऊपर व्यवस्थित होती है। फिर बात करते हैं इसकी खोज किसने की, कैमिलो गाल्जी ने की थी। लेकिन हमारा प्रश्न था कि कोशिका में आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। ये आपका आंसर है। फिर हम आगे बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम निर्माण तो हमने पढ़ लिया है कि गाल्जी काय यानी गाल्जी काय के अंदर होता है। फिर लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, यानी इसका कार्य क्या होता है, तो ये कोशिका में सफाई का कार्य करता है। क्या करता है ये, कोशिका में सफाई। आप इस प्रकार कह सकते हो कि ये डस्टबिन होता है कोशिका का, द डस्टबिन ऑफ सेल। तो कार्य करता है सफाई का। अब सफाई किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और वो भी कौन से, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। अब कभी कभी क्या होता है, आत्मघाती थैली का मतलब क्या है, कभी कभी ये एंजाइम क्या होते हैं, हमारी जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है, जो हमारी पाचन क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ हो जाती है। किसमें, मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाती है, कुछ खराबी हो जाती है फंक्शन के अंदर। खराबी होने के कारण क्या है, कोशिका नष्ट हो जाती है। खराबी होने के कारण क्या हो जाती है, वही कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, या नष्ट या टूट फूट हो जाती है। उनमें क्या हो जाती है, टूट फूट हो जाती है। और टूट फूट होने के कारण कोशिकाओं में, मैंने अभी बताया था, क्या होते हैं, पाचन एंजाइम होते हैं। और ये पाचन एंजाइम ही क्या कर देते हैं, स्वयं की कोशिका का भक्षण कर देते हैं, यानी स्वयं की कोशिका को ही पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, उसको उसका पाचन कर लेते हैं कोशिका का। इस प्रकार से क्या हो जाती है, उसे आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि वह खुद को ही नष्ट कर देती है। तो ये पाचन एंजाइम क्या कर देते हैं, स्वयं की कोशिका को क्या कर देते हैं, स्वयं को ही नष्ट कर देते हैं, स्वयं की कोशिका को ही नष्ट करते हैं। अगेन बोल रहा हूं, आई रिपीट अगेन कि इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण होता है गाल्जी काय में, कार्य होता है सफाई का, किसकी, कोशिका की। अब कोशिका में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में जब खराबी होती है तो इसमें उपस्थित पाचन एंजाइम स्वयं की कोशिका का ही क्या कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं, और भक्षण करने से कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, और भक्षण करने से क्या होता है, वो थैली फट जाती है, और थैली फटने पर क्या होता है, पाचक एंजाइम की थैली फटती है, और थैली फटने के कारण क्या होता है, कोशिका का नष्ट हो जाती है कोशिका। तो फिर हम बात करेंगे आगे कि कोशिकांग जिनमें स्वयं का डीएनए और प्रोटीन होता है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो ये भी आप आराम से देखो। मेरी स्पीड ज्यादा है क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा बताना चाहता हूं, इसलिए। कोशिका जिनमें स्वयं का डीएनए व प्रोटीन होता है, तो देखो कोशिकांग ऐसे कौन से हैं जिनका स्वयं का डीएनए और प्रोटीन होता है, आप बताओ। तो आंसर थर्ड, यानी डीएनए प्लस प्रोटीन। ऐसी कौन सी कोशिकांग है जिसमें डीएनए प्रोटीन दोनों होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ऐसे दो कोशिकांग है, कौन कौन सी, फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, 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 और सेकंड प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड। अब आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बिजली घर होता है। कोशिका का क्या होता है भाई, बिजली घर होता है, द पावर हाउस ऑफ सेल, ये बिजली घर होता है। और बिजली घर होता है तो ये ऊर्जा को किस रूप में संचित रखता है, तो ऊर्जा को ये एटीपी के रूप में संचित रखता है, एटीपी। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका का बिजली घर जो ऊर्जा को संचित रहता है वो किस रूप में संचित रखता है, तो एटीपी के रूप में। इतना आपको पता होना चाहिए।
फिर बाद में बताता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऐसी दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और इसके अंदर जो पहली झिल्ली होती है वो वलित होती है। क्या होती है, वो वलित झिल्ली होती है। जबकि बाहरी झिल्ली क्या होता है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना कि अंदर वाली झिल्ली क्या होती है, वलित होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है इसकी संरचना। और बाहरी झिल्ली क्या होती है, छिद्रित, ऐसे लिख सकते हो आप, छिद्रित होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछा जाता है यदि आप टेस्ट लगाते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसकी अंदर वाली झिल्ली वलित होती है, जबकि बाहरी झिल्ली होती है तो छिद्रित होती है। फिर बात करते हैं इस प्लास्टिड की। देखो प्लास्टिड में भी क्या होता है, स्वयं का डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसे भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डीएनए प्रोटीन खुद का स्वयं का होता है इनके पास। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्लास्टिड, दो प्रकार के, वो आगे मैं बताऊंगा। एक ल्यूकोप्लास्ट होता है और एक क्रोमोप्लास्ट होता है। तो दोनों की चर्चा हम नीचे करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना थी। द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी संरचना होती है इस प्रकार से। फिर RER यानी रफ, जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का, खुरदरी किस कारण होती है, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी क्यों होती है उसका कारण बताना है। खुरदरी क्यों होती है, RER यानी खुरदरी होने का कारण बताइए। अब देखो इसमें कारण ये होता है कि इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और राइबोसोम उपस्थित होने के कारण ये खुरदरी होती है। राइबोसोम राइबोसोम उपस्थित होते हैं, या राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये खुरदरी होती है। फिर बात करते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका होती है दो प्रकार की। एक होती है खुरदरी, खुरदरी जिसे हम RER बोलते हैं, रफ, आर से रफ, और एक होती है चिकनी। तो ये दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। खुरदरी आपको पता है कि राइबोसोम के कारण होती है, इसीलिए प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। किसके निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं, या कोशिका में प्रोटीन का कारखाना भी राइबोसोम को कहा जाता है। फिर जो खुरदरी होती है, ये तो इसकी चर्चा हो गई। फिर चिकनी होती है, वो क्या करती है, तो वो वसा और प्रोटीन संश्लेषण बनाती है, वसा और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। फिर बात करेंगे हम आगे वाले क्वेश्चन पे। अल्पप्रासरी अवस्था में कोशिका में क्या परिवर्तन होता है। जो भाई समझते हैं कि मैं बहुत स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि ये रीट डी ग्रुप एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए ये रिपीट क्लासें हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है, अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो आगे आपका जो पादप वाला चैप्टर है, जो एपिथीलियम होते हैं, जो जाइलम है, फ्लोएम है, उनको भी मैं बढ़िया तरीके से करवा सकता हूँ। फिर हम बात करते हैं अल्पप्रासरी अवस्था में कोशिका में क्या परिवर्तन होता है। तो देखो परासरण, कोशिका में परासरण के कारण तीन परिवर्तन होते हैं। एक होता है, जैसे पहला पूछा है हमें, अल्पप्रासरी, अल्पपरासरी। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें समझाना भी पड़ता है, तो मैं सीधी कंडीशन बता रहा हूं कि अल्पपरासरी कोशिका, अल्पपरासरी कंडीशन में कोशिका फूल जाती है। कोशिका क्या कर जाती है, कोशिका फूल जाती है। ठीक है। सेकेंड बात करते हैं समपरासरी, समपरासरी। अब देखो भाई, समपरासरी का मतलब क्या है, समान। क्या होता है, समान, इक्वल। तो समपरासरी में कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोशिका में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन सेल, नो चेंज इन सेल। फिर दूसरी कंडीशन अतिपरासरी, अतिपरासरी, ये फर्स्ट और थर्ड कंडीशन पूछता है। अतिपरासरी का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अति हो जाती है, इसका मतलब कोशिका सिकुड़ जाती है। इस कंडीशन में कोशिका सिकुड़ जाती है, कोशिका सिकुड़ जाती है।
अब मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि ये कंडीशन होती क्यों है। ये होती है परासरण की क्रिया के द्वारा। यदि यहाँ पे कोशिका है, ये हो गई सेल और ये हो गया बाहर का एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर की सांद्रता ज्यादा है, या कह सकते हो यदि यहाँ की सांद्रता ज्यादा है तो सांद्रता यहाँ की कम है, तो सांद्रता अधिक से कम की ओर जाएगी। हम 12वीं 10वीं में पढ़ते हैं सांद्रता में विसरण की क्रिया होती है, जिससे अधिक सांद्रता से न्यून सांद्रता या न्यूनतम सांद्रता की ओर कण जाते हैं, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, कोशिका फूल जाएगी। जबकि सेकंड में क्या होता है, अतिपराशरी में, इसमें ये हो गई कोशिका, ये हो गई सेल और ये हो गया बाहर का एटमॉस्फेयर, जो भी आप मान सकते हो। तो यहाँ की सांद्रता क्या होती है, कम। ये हो गया एटमॉस्फेयर, यहाँ की सांद्रता क्या है, कम। सांद्रता क्या है यहाँ की, कम, और यहाँ की सांद्रता क्या है, ज्यादा। सांद्रता ज्यादा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, विसरण की प्रक्रिया होगी, या परासरण की भी कह सकते हो, क्योंकि परासरण की कंडीशन है। यहाँ से कण कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, तो कोशिका क्या हो जाएगी, अपनी आकृति से सिकुड़ जाएगी और कोशिका इस प्रकार से हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, किशमिश का उदाहरण ले सकते हैं। यदि किशमिश को रात में भिगो के रखते हैं पानी में तो वो फूल जाती है, वो कंडीशन तो होती है अल्पराशरी की। जबकि जैसे अल्प यानी पानी कम हो गया कटोरी का, तो इसे अल्प कह सकते हो, और कोशिका फूल गई यानी किशमिश फूल गई। फिर अतिपराशरी का मतलब क्या है, यार किशमिश तो बड़ी थी लेकिन उसको तावड़े में रख दिया, यानी प्रकाश में रख दिया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया, तो वो क्या हो गया, पानी बाहर एटमॉस्फेयर में चला गया और कोशिका सिकुड़ गई, यानी किशमिश सिकुड़ गई, तो वो अतिपराशरी हो गई। ऐसे याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। और देखो परासरण की क्रिया क्या होती है, परासरण की यही क्रिया होती है कि अधिक सांद्रता से किसी वस्तु के कणों का न्यूनतम सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। और सांद्रता में इस प्रकार से ही सांद्रता होती है जो विसरण की क्रिया द्वारा होती है, तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन परासरण होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जबकि विसरण सीधा गमन करता है। इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये क्वेश्चन करेंगे तो आप दिमाग लगाओगे कोशिका का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये छठा है, आंसर 6 कि कोशिका का प्रतिपादन या कोशिका का सिद्धांत आगे जाके किसने समझाया। कोशिका सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेल को आगे परस्यू किसने किया, तो स्लाइडेन और टी स्वान। स्लाइडेन और टी स्वान नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1838 और 39 में इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया और कोशिका के बारे में और ज़्यादा इन्होंने विवरण दिया और बताया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कोशिका का केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी भाई, 1831 के अंदर इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। फिर गोल्जी काय, कैमिलो गाल्जी। गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी या कैमिलो गोल्जी ने। फिर और क्या आता है इसके अंदर, केंद्रक हो गया, स्लाइडेन टी स्वान हो गया, गाल्जी का हो गया। फिर 1665 में आपको पता ही है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। यह भी काफी बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। फिर ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या संचित होता है, देखो ये चीज आ गई ना। अब छठा क्वेश्चन आप बताओ भाई, ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या संचित होता है, अभी बताया था मैंने पीछे। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इसमें क्या संचित होता है, तो ये तो आपको पता है, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन और वसा संचित होता है। फिर प्लास्टिड यानी ल्यूकोप्लास्टिड किसका उदाहरण है, प्लास्टिड का एग्जाम्पल है। अब हम प्लास्टिड पढ़ते हैं, देखो
प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। अब आपको समझना है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है। कोशिका में प्रोटीन, वसा, इन सब का संचरण करना या इनको फ्लो करवाना। जबकि क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? देखो, क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब होता है कोई चीज रंगीन होता। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रंगीन होता है भाई। क्या होता है? ये रंगीन होता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? श्वेत और रंगहीन होता है। श्वेत और रंगहीन होता है। फिर बात करते हैं आगे। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होने के कारण, इसका कारण क्या है? हरित लवक उपस्थित होता है इसमें। हरित लवक उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भोजन, कोशिका के भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। भोजन के संश्लेषण में सहायक होता है क्रोमोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट श्वेत और रंगहीन होता है और यह प्रोटीन और वसा के फ्लो में सहायता प्रदान करता है। तो ये प्लास्टिड की बातें थी। और प्लास्टिड हरित लवक के कारण हरा दिखाई देता है और उसमें कुछ पीला और बैंगनी रंग का भी शामिल होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे कि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए जो देखो बोर्ड पे लिखने में ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको भी पता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनना है कि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में भाई पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपसे ये क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि दिमाग में बोलना बहुत चाहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आधार पे मैं आपको बता पा रहा हूँ। जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, देखो यहाँ पे पादप, आपका कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। पादप कोशिका और ये हो गई जंतु कोशिका। अब डिफरेंस बताना है इनमें, विभेद। अब देखो पादप कोशिका में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पादप क्या होते हैं? हरे भरे होते हैं। तो इनमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? हरित लवक, जिससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं पादप। जबकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। फिर पादप, देखो पादप है तो पादप में क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति या पादप भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इस जंतुओं में इस प्रकार की कोई चीज नहीं पाई जाती। अब आपको याद कैसे करें? तो देखो पेड़ की क्या होता है? तना कितना मजबूत होता है, तो उस पर क्या है? जो बाहरी जो आवरण होता है वो आप ऐसे समझ सकते हो, बहुत ज्यादा कठोर होता है, काला काला होता है, छिलके वगैरह होते हैं। तो इनकी भित्ति मान सकते हैं भाई, इनकी भित्ति क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। फिर बात करते हैं आगे, तीसरा पॉइंट। अब देखो कुछ इसकी भी तो चीजें होनी चाहिए ना। तारकाई, इसमें क्या है? तारकाई उपस्थित होता है, जबकि इनमें कोई तारकाई जैसा शब्द नहीं उपस्थित होता। तो मुख्य रूप से ये तीन चीजें डिफरेंस में पूछी जाती हैं। अब कैसे? कि निम्न में से पादप में उपस्थित होता है हरित लवक, कोशिका भित्ति, तारकाय, या इनमें से कोई नहीं? नहीं, हरित लवक, कोशिका भित्ति, हरित लवक एंड कोशिका भित्ति या तारकाय। तो कोशिका भित्ति और हरित लवक इनमें क्लिक हो जाएगा और तारकाय जंतु कोशिका में होता है। फिर बात करते हैं कुछ और डिफरेंस की। जैसे वो डिफरेंस नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत है। जैसे रसधानियां क्या होती है? एक होती है रसधानियां। रसधानियां, पेड़ पौधों में रसधानियां क्या होती है? बड़ी होती है। पेड़ पौधों में रसधानियां बड़ी होती है, जबकि इनमें क्या होती है? छोटी होती है रसधानियां। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। रसधानियां क्या करती है? भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है। ये आप याद कर सकते हैं। फिर कोशिका भित्ति जंतुओं में किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। ये भी काफी बार पूछा गया है, जो कि बहुत जटिल पदार्थ होता है या जटिल पदार्थ की बनी होती है। तो ये तो हो गए विभेद से संबंधित। फिर अब आगे पढ़ते हैं कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है?
हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक ये एक ऐसा पदार्थ होता है पादपों में जो कि भोजन का निर्माण करता है। फिर बात करते हैं कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। मैंने बताया था अभी पीछे आपको 11 क्वेश्चन है, टॉप 11 में पूरी थ्योरी आपको रिवाइज हो जाएगी। फिर देखो क्या है, पादप कोशिका रसोई घर हो गया 10वां क्वेश्चन। अब देखो कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, इसमें मैं आपको और बताने वाला हूं कि ऊर्जा संचित किस रूप में होती है। एटीपी के रूप में। क्या होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका ये नाम याद रखना, एडिनोसिन, फुल फॉर्म पूछते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरी फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं, देखो 3 चीजें होती हैं इनमें कोशिका के अंदर। इनमें पायरूवेट के जो अणु होते हैं वो टूटते हैं और फिर अलग अलग बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर C6H12O6, ये होती है कार्बोहाइड्रेट, ये टूटती है। इसमें 3 कंडीशन बनती है, लेकिन मैं आपको 2 ही बताऊंगा, ठीक है। फिर ये पायरूवेट अणुओं में टूटता है, यानी 6 कार्बन के अणु होते हैं जो अलग अलग भागों में टूटते हैं, उसे बोलते हैं पायरूवेट के अणु। पायरूवेट में टूटते हैं तो इनमें 3 कंडीशन बनती है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहली होती है वायवीय, फिर होती है अवायवीय, ठीक है, और तीसरी होती है लैक्टिक अम्ल बनता है। इसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वायवीय क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है भाई? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, लेकिन ये किस जीवाणु की उपस्थिति में होती है? यीस्ट नामक जीवाणु की उपस्थिति में होती है। इसमें उत्पाद क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। ये काफी बार पूछा गया है, एथेनॉल। जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको अच्छी लग रही है क्लास। एथेनॉल बनता है, यीस्ट की उपस्थिति में बनता है और एथेनॉल का निर्माण होता है। जबकि लैक्टिक अम्ल, ये देखो ये कंडीशन होती है जिसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, और इसमें क्या होता है? हमारे जो घुटनों में ये लैक्टिक अम्ल कहाँ संचित होता है? हमारी घुटनों में। जब हम कभी तेज दौड़ते हैं, ये श्वास की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। यानी ऑक्सीजन पूरी कम नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने पर ही हमारे शरीर में होती है क्रिया। जब कोई धावक यानी भागता है, दौड़ लगाता है, तो कुछ देर के बाद में क्या होता है? वो थक जाता है और अपने घुटनों पे हाथ लगाता है, क्योंकि हमारे शरीर में घुटनों पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन कम पहुंचती है शरीर में, तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण हमारे घुटने दर्द करने लगते हैं और हम दौड़ नहीं सकते। तो ये 7th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें लैक्टिक अम्ल की आपको बात दी हुई है, ये क्वेश्चन बनता है उसमें एनसीईआरटी का। तो ये मैंने आपको चीजें बताई, कुछ याद रखना आप। वैसे तो बहुत बड़ा हो सकता है ये, और भी इसमें कंडीशन होती है, लेकिन ये चीजें याद रखना आप। एवाई में यीस्ट की उपस्थिति में होता है, एथेनॉल बनता है, आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कोशिका कितनी प्रकार की हो सकती है। तो देखो कोशिका कितने प्रकार से हो सकती है, इससे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। 11 क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार से, यानी कोशिका को कितनी प्रकार से विभाजन कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकेरियोटिक, एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। ये तो उनके प्रकार हो गए। फिर ऐसा क्या होता है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो देखो केंद्रक दोनों में होता है। क्या होता है भाई? आपको पता है कि जो कोशिका होगी उसमें केंद्रक तो सब में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि केंद्रक में मैंने अभी बताया था 2 झिल्लियां होती है। क्या होती है? 2 झिल्लियां, एक बाहरी और एक आंतरिक, एक बाहरी और एक आंतरिक। लेकिन क्या होता है कि इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक में झिल्ली अनुपस्थित होती है, झिल्ली
अनुपस्थित होती है। अब आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीवाईक्यू में बहुत बार कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल भी बताओ, तो देखो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया में किसी प्रकार की झिल्ली उपस्थित नहीं होती है केंद्रक के ऊपर। फिर इस बैक्टीरिया को आप याद रख सकते हो। फिर हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक कौन कौन सी होती है। तो देखो सभी जीव जंतु और पादप, इन सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। फिर हम कोशिका का विभाजन करेंगे कि कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है और कोशिकाएं किस प्रकार से हो सकती है। तो देखो कोशिका दो प्रकार से होती है। एक कोशिका दो प्रकार से जीवों में होती है, एक कोशिकीय रूप में, एक बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार से, या हाइड्रा भी कह सकते हो। फिर इनमें जनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। इनमें होता है अलैंगिक जनन। इनमें क्या होता है अलैंगिक जनन, वो हम आगे पढ़ेंगे जनन वाले में। अलैंगिक जनन में कौन सा जनन होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है। कौन सा होता है द्विखंडन होता है, ये पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव जैसे जंतु और पादप। इनमें बहुकोशिक यानी एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। फिर एक क्वेश्चन और बता देता हूं भाई कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है। तो जिन्हें हम पादाप कहते हैं, पादाप यानी अंगुलीनुमा, इस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती है जिससे ये भोजन को घेर लेती है और अपने आमाशय में ग्रहण करती है। ठीक है, तो इसको और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया बोलते हैं शायद, आई थिंक एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया को बोलते हैं कि एक कोशिकीय जीवों या अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है, एंडोसाइटिस प्रक्रिया कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोशिकाएं कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की कोशिकाएं थी, ये सारा मैंने बताया। अब मैं ये बताऊंगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो कोशिका आपको पता है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है क्योंकि ये शरीर में हमारे शरीर को संचालन करने में भाग लेती है। फिर दूसरा सबसे छोटी कोशिका जिसे आंखों से नहीं देखा जाता। ठीक है, फिर देखो ये कौन सी जीवाणु की कोशिका है, जीवाणु की कोशिका, जिसे आप माइक्रोप्लाज्म भी कह सकते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, माइक्रोप्लाज्म भी कहते हो। फिर आप कहोगे सर इतनी छोटी क्या होती है, तो बताता हूँ, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, माइक्रोमीटर की होती है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी, जिसे कभी कभी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। अब आप कहोगे इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज हुई थी 1940 के अंदर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। फिर हम बात करते हैं और आगे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो शतुरमुर्ग के अंडे की, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तो वो है तंत्रिका कोशिका। और अगर हम हमारे मादा के अंदर या इनके अंदर देखें तो ओवम यानी अंडाणु सबसे बड़ी है, अंडाणु। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा कुछ जो है कोशिका का वो विवरण मैंने बताया है।
अब मेरे से मैं तो ऐसे सोचता हूँ कोई चीज़ छूट नहीं जाए जिससे आपको पता नहीं हो कि भाई ये चीज़ बताई नहीं। अब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो सारे क्वेश्चन आपको करवा डाले हैं कि भाई ये चीज़ें होती है तो मैंने आपको करवा दी है। अब अगर आप एप्रिशिएट करते हो क्लास को, तुम आगे जो पादप रिलेटेड क्लास है, जो उत्तक होते हैं टिश्यूज़, तो उनके बारे में बढ़िया क्लास लाऊँगा और देखते हैं इस क्लास को कौन-कौन देखते हैं, किसको अच्छी लगती है। धन्यवाद।